Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to start class 10th chapter first, which is power sharing. So in this chapter we are going to resume our tour of democracy जो हमने last year यानी कि 9th class की politics में पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ें पावर्स होती हैं डेमोक्रेसी में, कितने टाइप के गवर्नमेंट होती हैं, उनके ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। तो हम आगे आने वाले चैप्टर में पावर शेयरिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिया में या फिर किसी भी अदर कंट्री में पावर को कैसे डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में। So let's start with the chapter by understanding an example of Belgium and Sri Lanka. So Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. मतलब बेल्जियम इतनी एक छोटी कंट्री है, यानी कि हमारे जो हरियाणा स्टेट है इंडिया का उससे भी छोटी, और वो बॉर्डर किस किस के साथ करती है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. So it is very important for the UPSC point of view कि Belgium country neighbor with which countries. So it has a population of little over 1 crore, मतलब कुछ करोड़ से ही 1 करोड़ से ही ज़्यादा population है. About half the population of हरियाणा. अगर हम compare करें तो हरियाणा की population से आधी बैठेगी. The ethnic composition of this small country is very complex. लेकिन जो यहाँ का ethnic composition है, culture है, society है, वो बहुत ही ज़्यादा complex है. Of the country's total population, पूरी population में से 59% people live in the Flemish region. Flemish region में रहते हैं और क्या कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज. और जो बाकी के 40% हैं वो वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और जो रिमेनिंग 1% बचा वो बेल्जियंस हैं जो जर्मन स्पीक करते हैं. सो इन द कैपिटल सिटी, बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स. सो 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. जबकि जो कैपिटल में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 20% लोग ही डच बोलते हैं. So there is a very wide difference between the whole nation and of the capital city. So the minority French speaking community was relatively rich and powerful. जो फ्रेंच कम्युनिटी है, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में, हालांकि वो माइनॉरिटी में है लेकिन ज़्यादा पावरफुल है. दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर. तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो डच स्पीकिंग है उनका डेवलपमेंट थोड़ा बाद में हुआ, लेट हुआ, उन्हें एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं मिली, इस वजह से. दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी. यही कॉन्फ्लिक्ट है डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में. During the 1950s and 1960s, the tension between the two communities were more acute in Brussels. Brussels में 1950 और 60s के टाइम में इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी. Brussels presented a special problem. उसने एक अलग ही प्रॉब्लम दिखाई, वो थी the Dutch speaking people constitute a majority in the country but a minority in the capital. तो क्या हो रहा था वहाँ पे? जो डच स्पीकिंग है वो पूरी कंट्री में तो मेजॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल एरिया है वहां पर माइनॉरिटी में है. सो लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन ऑफ अनदर कंट्री. हम दूसरी कंट्री यानी कि श्रीलंका का एग्जांपल देखेंगे. श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, एक आइलैंड नेशन है जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. हमारा जो इंडियन स्टेट है तमिलनाडु, उसके जस्ट कुछ किलोमीटर ही सदर्न कोस्ट पे है श्रीलंका. एंड इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल. वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़, यानी कि हरियाणा की जितनी. Like any other nations in South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups, जो श्रीलंका की population है वो diverse है as like India और कोई भी South Asian country की तरह. वहाँ पर जो social group है उनमें 2 type के people है, Sinhala speakers and the Tamil speaker. जो Sinhalas है वो 74% है और Tamil speakers है 18%. So among Tamils there are 2 subgroup. तमिल में भी 2 सब ग्रुप है. द तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री
आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, यानी कि तमिल जो श्रीलंका के ही हैं उन्हें श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है। द रेस्ट whose forefather came from India as plantation worker during the colonial period are called Indian Tamils, और जो इंडिया से बिलोंग करती हैं तमिल्स उन्हें इंडियन तमिल्स बोला जाता है। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the northern and east of the country. So here is a map of Sri Lanka. Here you can see there is a majority of the Sinhalas which depict the yellow color. Sri Lankan Tamils, it's orange color, and Indian Tamils is brownish color. You can see the proportion in the whole country. So most of the Sinhala speaking people are Buddhist while most of the Tamils are Hindus और Muslims. जो ज़्यादातर Sinhala speaking people हैं वो बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, और जो तमिल्स हैं वो हिंदू हैं ज़्यादातर या फिर मुस्लिम हैं. They are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala, और 7% वहाँ पे क्रिश्चियन है जो या तो तमिल बोलते हैं या सिन्हालास बोलते हैं. Just imagine what could happen in the situation like this. तो आप सोचिए कि ऐसे सिचुएशन में क्या होगा. In Belgium, Dutch community could take the advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking people or population. तो ऐसा भी हो सकता है कि बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में वो अपना अधिकार ले सकती है फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर. दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर. इससे कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री. इससे बहुत ज़्यादा पार्टीशन के हालात बन जाएंगे. बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल्स. श्रीलंका, the Sinhalas community enjoy an even bigger majority and could impose its will on the entire country. ऐसा ही श्रीलंका में हो सकता है क्योंकि जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो ज़्यादा मेजॉरिटी में है और वो अपना विल कंट्री में इम्पोज कर सकती है. Now let us look at what happened in both these countries. तो अब देखते हैं कि इन कंट्री में आगे हुआ क्या. So first let us understand of the Sri Lankan, that the majoritarianism in Sri Lanka. So Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. 1948 में यानी कि इंडिया के एक साल बाद ही श्रीलंका भी फ्री हो जाती है, इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है. एंड द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over the country by virtue of the majority. और मेजॉरिटी से वहाँ पर सिन्हाला कम्युनिटी होती है, उसके लीडर्स अपना डोमिनेंस कर लेते हैं over the government. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala's supremacy. तो जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने अपनाया मेजॉरिटेरियन का फॉर्मूला जिससे कि सिन्हाला सुपरमेसी में आ गई. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. तो 1956 में एक्ट पास कर दिया गया कि सिन्हाला हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और उसमें तमिल का कोई रोल नहीं है. The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. So all these government measures coming one after the another, एक के बाद एक government के measures आते गए and gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. और Sri Lankan Tamils के दिल में उनके फीलिंग्स आने लगी एज एन एलियंस एंड दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर. और उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो सिन्हाला लीडर हैं उन्हें बिल्कुल भी जो तमिल स्पीकर्स हैं उनके प्रति सेंसिटिव नहीं है, उनके ना ही लैंग्वेज को लेकर ना ही उनके कल्चर को लेकर. दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन
and government policy denied them equal political right, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest. तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी पॉलिसीज थी वो सारी फेवर करती थी शिनाला स्पीकिंग को, सारी गवर्नमेंट जॉब उन्हें दी जाती थी, मीन्स उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, और जबकि तमिल स्पीकर्स को डोमिनेट किया जा रहा था बिटवीन शिनाला एंड तमिल कम्युनिटीज ट्रेंड ओवर टाइम। तो जो दोनों का रिलेशन था वो खराब होने लगा। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language. तो तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए जो श्रीलंकन तमिल्स ने उन्होंने पार्टियां बनाई, स्ट्रगल किया फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। उन्होंने सब कोशिश की, but their demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. उन्हें हमेशा डिनाई ही फेस करना पड़ा। By 1980, several political organizations were forced demanding an independent Tamil ilm in northern and eastern part of Sri Lanka, और बार बार ये डिमांड होती रही कि तमिल्स के लिए अलग से प्रोविंस बनाना चाहिए। The distrust between the two communities turned into widespread conflict. और जो दोनों के बीच में distrust था, इसकी वजह से बहुत ही बड़ा conflict हो गया, and it soon turned into a civil war, और वो बाद में चल के civil war में convert हो गया। As a result, thousands of people of both the communities have been killed. दोनों तरफ दोनों लैंग्वेज स्पीकर्स के बहुत सारे लोग मारे गए। Many families were forced to leave the country as refugee and many more lost their livelihood. So you have read in chapter 1, मतलब आपने इकोनॉमिक्स क्लास 10th की इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा about the Sri Lankans excellent record of economic development, education and health, सबके बारे में पढ़ा होगा। बट लेकिन जब से सिविल वॉर हुआ, इसने एक टेरिबल सेटबैक कर दिया पूरे सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ को पूरी कंट्री की। और जो ये सिविल वॉर था ये एंड हुआ 2009 में। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन Belgium. So the accommodation in Belgium. The Belgium leaders took a different path. उन्होंने एक अलग path choose किया. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities between 1970 and 1993. They amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. तो उन्होंने अपने constitution को बार-बार amend किया ताकि सभी लोग एक साथ एक ही country में रह पाएं। Their arrangement worked out in different way from other country and is very innovative. जो उन्होंने रास्ता अपनाया वो बहुत ही ज़्यादा innovative था। So अब हम देखेंगे कि क्या-क्या elements थे उनके innovation में। Firstly, the constitution prescribed that number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Central government में मिनिस्टर्स इक्वली डिवाइड कर दिए कि आधे डच स्पीकिंग होंगे, आधे फ्रेंच स्पीकिंग होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, thus no single community can make decisions unilaterally. Secondly, many powers of the central government have been given to the state government of the two regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. और जो कुछ पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी दो रीजन्स में, और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सबॉर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट के। Thirdly, Brussels, which is the capital of Belgium, has a separate government. उधर एक separate government थी in which both the communities have equal representation. The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. Though French और Dutch दोनों में दोनों कम्युनिटीज के बीच सुलह हो गई इस तरीके से। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वहां पर एक थर्ड काइंड की गवर्नमेंट बना दी गई विच इज अ community government and is elected by the people belonging to one language community, जो सिर्फ एक language community से Dutch, French and German speaking, no matter where they live, उससे कोई मैटर नहीं करता था कि वो कहाँ रहते थे। This government has the power regarding cultural, educational and language related issues. So you might find the Belgium model was very complicated. वो बहुत ही ज़्यादा complicated है Belgium का model, but
it is indeed a very complicated even for the people living in the Belgium, but these arrangements have worked well so far. लेकिन इन्हीं arrangement ने बहुत अच्छा काम किया. They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic line. Linguistic basis पे भी division हो सकता था country का. When many countries of Europe come together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter. और जब यूरोपियन कंट्री एक साथ आई और उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स में ही हेडक्वार्टर एज अ हेडक्वार्टर चूज किया गया. Now let us see that what we have learned from these two stories of the two different country, Belgium and Sri Lanka. So both are democracy. पहली बात, दोनों ही democratic country थी. Yet they dealt with the question of power sharing differently. दोनों ने अलग अलग तरीके से power sharing को handle किया. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of communities and region. तो जो बेल्जियम कंट्री थी उन्होंने इस चीज़ को, उनके लीडर्स ने ये चीज़ रियलाइज़ की कि कंट्री में यूनिटी बनाए रखनी है और वो केवल तभी पॉसिबल होगी जब हम दूसरों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे. सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन अ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर एंड श्रीलंका शोज अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल. और जो श्रीलंका थी उसमें बहुत ही बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट निकला. इट शोज अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी wants to force its dominance over other and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. वहाँ पर ये निकल के आया कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर वो फोर्स में आना चाहती है और डोमिनेंस करना चाहती है और पावर को शेयर भी नहीं करना चाहती तो उससे जो यूनिटी है कंट्री की वो भंग होगी ही होगी. Now let us study that why power sharing desirable. Desirable क्यों है power sharing? So thus two different sets of reason can be given in favor of power sharing. दो different reasons दिए जा चुके हैं. So firstly power sharing is good because it, तो यहाँ पर हम दो reasons दे सकते हैं power sharing के. Firstly power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between the social group. तो पहली बात, अगर हम power sharing करेंगे तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी कि दो सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो. सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस, और कई बार सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वायलेंस भी हो जाता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो जाती है. एंड पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्डर. इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन. मतलब कुछ समय के लिए मेजॉरिटी इम्पोज करना ठीक है लेकिन लंबे समय तक ये पॉसिबल नहीं हो सकता. ट्राइनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग रूइंग टू द मेजॉरिटी एज वेल. वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए हानिकारक नहीं है बल्कि मेजॉरिटी को भी भंग कर सकती है. देर इज सेकेंड रीजन क्या है जो डीपर रीजन है कि वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर ऑल डेमोक्रेसी. सो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. एक डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न. पीपल के पास राइट है कि उन्हें से कंसल्ट किया जाए कि उन्हें किस तरीके से गवर्न होना है. अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन. एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम. डेमोक्रेसी में भी यही होता है कि सिटीजन्स ही इलेक्ट करते हैं कि उन्हें कौन सा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए. सो फर्स्ट लेट अस कॉल द फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट. So let us call the first set of reason prudential and the second moral. While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcome, moral reason emphasizes the very act of power sharing as valuable. So जो दो reason थे इन्होंने हमें ये जो दो रीज़न थे पावर शेयरिंग के इन्हें हमने बोला है प्रूडेंशियल एंड मॉरल. सो जो
प्रूडेंशियल रीजन है वो पावर शेयरिंग पे स्ट्रेस करता है क्योंकि इससे बेटर आउटकम निकलता है, और जबकि जो मॉरल रीजन होता है वो पावर शेयरिंग के एक्ट को बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल बनाता है. नाउ लेट अस मूव टू अनदर टॉपिक विच इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग कितनी फॉर्म्स में होती है, कितनी टाइप्स होती है. So the idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. For a long time, it has been believed that all the power of government must reside in one person or a group of person located at one place. पहले से ये चीज़ चली आ रही थी कि जो पावर है सारी वो किसी एक पर्सन के या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के हाथ में दी जानी चाहिए जो एक ही जगह पर लोकेटेड हो. Most felt that if the power to decide is dispersed, it would not possible to take quick decision and to enforce them. लेकिन ऐसा फील किया गया कि ये क्विक डिसीजन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा और ना ही उन्हें इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाएगा. बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन डेमोक्रेसी से ये सारी चीज़ें बदल गई. वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. जो प्रिंसिपल है एक डेमोक्रेसी का वो ये कहता है कि जो पीपल हैं, कॉमन सिटीजन्स हैं, वो पॉलिटिकल पावर का सोर्स हैं. इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. जो पीपल है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू रूल करते हैं. इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी. Everyone has a voice in the shaping of public policies. Therefore, it follows that in democracy political power should be distributed among as many citizens as possible. तो इससे निकल के आता है कि डेमोक्रेसी में पावर को जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उतना अच्छा रहता है. एंड इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स. लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और वी विल कम अक्रॉस. सो फर्स्ट इज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके बीच में पावर डिवाइड की जाती है, सच एज legislature, executive and judiciary. Let us call this horizontal distribution of power because it allowed different organ of the government placed at the same level to exercise different power. ये तीनों ही same place पे हैं, same level पे हैं, लेकिन powers different है. Such a separation ensures that none of the organ can exercise unlimited power. लेकिन किसी के पास भी unlimited power नहीं है. Each organ checks the other. एक organ दूसरे को check करता रहता है. This result in a balance of power among various institutions. Last year we have studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assembly. चाहे सबकी अलग अलग पावर हैं लेकिन फिर भी वो पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव. जो जजेस हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव्स ही अपॉइंट करते हैं. दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस. इस सिस्टम को बोला जाता है चेक्स एंड बैलेंसेस, जो एक दूसरे की पावर को लिमिट करके रखते हैं. सेकेंड इज पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल. एक गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे भी पावर शेयर हो सकती है. अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल. इसमें भी 2 तरीके या 3 तरीके की गवर्नमेंट हो सकती है. एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी प्रोविंशियल या फिर रीजनल गवर्नमेंट. Such a general government for the entire country is usually called as federal government. और ऐसी जो सेंटर में होती है उसे बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट. एंड इंडिया वी रेफर टू एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. और इंडिया में से हम यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं. द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्री. जो अलग अलग कंट्री है वहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट को अलग अलग नाम से जाना जाता है. इन इंडिया वी कॉल दैम स्टेट गवर्नमेंट. जो प्रोविंशियल वाली गवर्नमेंट होती है उन्हें हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं. एंड दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल द कंट्री. हर कंट्री में ये सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता. देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट.
But in those country like ours where there are level of government, the constitution clearly lays down the power of different level of government. This is what they did in Belgium but was refused in Sri Lanka. जैसे कि बेल्जियम में किया गया था कि सेंटर और स्टेट की पावर कुछ कुछ एक लोकल लेवल गवर्नमेंट को भी दी गई थी डिसेंट्रलाइज करके, तो जो बेल्जियम ने अपनाया लेकिन श्रीलंका ने रिफ्यूज कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इस तरीके से और भी ज़्यादा लेवल हो सकते हैं लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, सच एज म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत हो सकती है। Let us call division of power involving higher and lower levels of government vertical division of power, और इस सिस्टम को कहते हैं vertical division of power। तो पहले हमने पढ़ा horizontal division of power और सेकंड है vertical division of power, and third is power may also be shared among different groups, different social groups such as religious या फिर linguistic groups। community government इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पढ़ा था असेंबली और पार्लियामेंट में, एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स groups who otherwise would feel alienated from the government. So this method is मतलब उन लोगों को चांस देना जिन्हें अच्छी रिप्रेजेंटेशन सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिल पाती। Now fourth is power sharing arrangement can also be seen in the way of political parties, pressure group and movement control or influence those in power. In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power. In contemporary democracy, this takes the form of competition among different parties, different political parties के बीच में competition. Such competition ensures that the power does not remain in one hand. वो दिखाती है कि किसी भी एक के हाथ में पावर नहीं रह सकती। इन अ लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी that represent different ideologies and social group. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance, और कई बार coalition government भी form होती है जो दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर बनाती हैं, तो उसमें भी पावर का डिवीजन होता है। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप जैसे कि ट्रेडर्स के, बिजनेस के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, फार्मर्स के, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के, एंड दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कम्युनिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन यूनिट थर्ड वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब आगे हम चैप्टर में इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। So lastly I would like to revise it again, the forms of power sharing. So firstly, power shared among different organs of the government. Second, powers can be shared among different government at different levels. Third, power may also be shared among different social groups. And fourthly, power sharing arrangement can also be seen in the political parties, pressure groups and movements. So guys, here this chapter end, and if you want to see the class 9th polity, you can check the channel playlist. And thank you for watching this video. Do like, share and subscribe to our channel.